Assalamualaikum. I hope you're all doing well. Today I'm going to discuss a fundamental aspect of pharmaceutics solutions. So let's begin. First, take a look at the roadmap, which includes definition, types, comparison, gases in solution, concentration expression, and colligative properties. स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है, कि बेसिकली सोल्यूशन होता क्या है. अगर हम आसान वर्ड्स में कहें तो सोल्यूशन बेसिकली हम कह सकते हो कि मिक्सचर है एक सोल्यूट का और सॉल्वेंट का, मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सोल्यूशन. ठीक है, और इसमें हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा ना वो होता है होमोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब होता है जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो. मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बीकर लिया, उसमें पानी है और ठीक है मैंने उसमें शुगर ऐड कर दी. जब मैं उसे मिक्स करूँगी तो उसे जिस साइड से भी लोगे, लाइक ऊपर से लोगे या बॉटम से लोगे, जहाँ से भी लोगे ना उसकी इक्वल कंसनट्रेशन होगी, वो वही उसका सेम टेस्ट होगा. ये तो नहीं होगा कि कहीं आपको कुछ और टेस्ट आए. तो दैट इज़ बेसिकली कि आप कहोगे कि वो होमोजेनस है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, यहाँ जो डेफिनेशन हमारे पास लिखी है वो यही है कि होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज वेयर वन सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड द सॉल्यूट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिजॉल्व इन अनदर सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट. मतलब सॉल्यूट है उसे हमने सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करना. तो आप ये भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिफरेंस भी ले सकते हो कि सॉल्यूट वो सब्सटेंस जिसने सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होना है और सॉल्वेंट वो जिसने सॉल्यूट को डिजॉल्व करना है. ठीक है, देन हमारे पास आती है बाइनरी सॉल्यूशंस. अब हमने जब सॉल्यूशंस की बात करते हैं ना तो वहाँ पे ये नहीं होता कि सॉल्यूट कितने लेंगे या सॉल्वेंट कितने, वो टू या टू मतलब मोर देन टू भी हो सकते हैं. बट बाइनरी सॉल्यूशंस में हमारे पास क्या है कि एक ही सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो सोल्यूशन बनेगा दैट वुड बी बाइनरी सॉल्यूशन. ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस. डाइल्यूट सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें जो सॉल्यूट है ना उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होती है. और आगे जब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, वहाँ पे भी इस चीज़ को डिस्कस किया गया है डाइल्यूट सॉल्यूशंस को, कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं. जिस तरह एग्जांपल ले लो, इम्प्योरिटीज़ होती हैं. अब इम्प्योरिटीज़ हमें ज़ाहिर नज़र तो नहीं आ रही होती, हम उन्हें नेकेड ऐसे नहीं देख रहे होते, लेकिन हम उसे रिमूव करने के लिए डिफरेंट मेथड्स करते हैं. तो वहाँ पे क्या है, वो जो बेसिकली इम्प्योरिटीज़ हैं दे आर एक्टिंग एज द सॉल्यूट, तो उसे हम रिमूव नहीं कर सकते, वो बहुत कम क्वांटिटी में. ठीक है, देन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस. कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जहाँ पे सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो लार्जर है देन दैट ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन. मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन से थोड़ी लार्जर होगी, दैट इज कंसनट्रेटेड. फिर हमारे पास 3 सॉल्यूशंस हैं जिनका कंपैरिजन है और ये अमूमन आ जाता है एग्जाम्स में. There is unsaturated solution, saturated solution and super saturated solution. ठीक है, सो अगर हम डिस्कस करें मिडल वाले को, सैचुरेटेड सोल्यूशन को, कि सोल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हैज़ बीन डिसॉल्व. एक हमने सॉल्यूट है उससे सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लिया और उसकी मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल 25 डिग्री टेम्परेचर लिया, उस पर हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और अब और कोई सॉल्यूट मजीद ऐड नहीं हो सकता. दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन. मतलब अगर मैंने एक बीकर लिया उसमें जब चीनी ऐड करी हूँ ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक लिमिट ऐसी आएगी जहाँ पे मजीद उसमें मैं शुगर ऐड नहीं कर सकती. दैट इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो होते हैं इन विच मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व. मतलब जो गिवन टेम्परेचर है 25, उस पर उस लिमिट मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा आप सॉल्यूट मजीद सॉल्यूट ऐड कर सकते हो. सही है, और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, जहाँ हमने मैक्सिमम अमाउंट बताई है ना सैचुरेटेड सोल्यूशन में कि यार इससे ज़्यादा ऐड नहीं हो सकते, उस टेम्परेचर पे उस लिमिट तक आए और हमने हीट दी. जब हीट देंगे तो उसके बाद हम उस के अंदर और सॉल्यूट्स को ऐड कर सकते हैं. सही है, तो यहाँ पे वही डेफिनेशन है कि सोल्यूशन दैट कंटेन रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैन दैट रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एंड एडिंग मोर एंड मोर सॉल्यूट. मतलब आप उसे हीट करो और ज़्यादा सॉल्यूट्स आप उसमें ऐड कर सकते हो. सही हो गया. दैन नेक्स्ट स्लाइड. सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस डायग्राम, जिसमें हमारे पास बेसिकली 3 ट्यूब्स नज़र आ रही हैं. फर्स्ट हमें नज़र आ रहा है इसमें अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, देन सैचुरेटेड है, देन सुपर सैचुरेटेड. अब अगर आप फर्स्ट डायग्राम को देखो ना, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, तो आप देख रहे हो नीचे बॉटम पे कोई भी हमें सब्सटेंस नज़र नहीं आ रही. तो होता क्या है कि जो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं, जब हम उसमें सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे होते हैं तो कोई भी चीज़ नीचे फ्लास्क में रिमेनिंग नहीं रह जाती. बट इन केस ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है कि जो अनडिजॉल्व सोल्यूट होगा वो नीचे बॉटम पे सेटल हो जाएगा और जो डिजॉल्व डेफिनेटली वो तो डिजॉल्व हो ही जाएगा ना, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसके साथ आएगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ. जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उसके साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा वो पार्ट सॉल्यूट का जो डिजॉल्व हो गया, और जो अनडिजॉल्व है वो नीचे सेटल हो जाएगा. और सुपर सैचुरेटेड के केस में क्या होता है, पहली बात की जो सोल्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और ये क्रिस्टल फॉर्म कर जाते हैं. ठीक है, और क्रिस्टलाइजेशन होने की वजह क्या है कि हम इसमें सीड क्रिस्टल्स ऐड करते हैं. ठीक है, सीड क्रिस्टल्स बेसिकली स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वजह से क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है. Now comes the types of solutions on the basis of physical state of solute and solvent. ठीक है,
पहले हमने डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे ना कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड है, बाइनरी है, वगैरह वगैरह। अब हम जो सॉल्यूशन को किस बात पे मतलब किस बेस पे क्लासीफाई करें वो है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी। अब अगर आप इस टेबल में देखो ना तो पहले कॉलम में हमारे पास क्या है, स्टेट ऑफ सॉल्यूशंस है, देन स्टेट ऑफ सॉल्यूट, देन स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड देन फोर्थ में एग्जांपल। एक बात जो हमेशा याद रखना जो कि की पॉइंट है वो ये है कि जो स्टेट सोल्यूशन और जो सॉल्वेंट है वो हमेशा सेम होगी। मतलब सॉल्वेंट जिस भी स्टेट में होगा ना सोल्यूशन भी उसी स्टेट में होगा। मतलब अगर मैंने सॉल्यूट सॉलिड लिया और सॉल्वेंट भी सॉलिड लिया है, या सॉल्यूट बेशक लिक्विड ले लिया और सॉल्वेंट सॉलिड है, तो स्टिल हमारे पास जो सोल्यूशन है उसकी स्टेट क्या होगी, सॉलिड होगी, यानी कि वो जो सॉल्वेंट की स्टेट है। अब उसके अलावा हमारे पास कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। अगर हमने कहा सॉल्यूट सॉलिड लिया और सॉल्वेंट भी सॉलिड लिया है तो डेफिनेटली सोल्यूशन क्या होगा, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड ही होगा। इसमें एग्जांपल हमारे पास आ गई सिल्वर इन गोल्ड। देन लिक्विड इन सॉलिड है, लिक्विड इन सॉलिड में एग्जांपल आ गई मर्करी इन सिल्वर। मर्करी हमें पता है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो लिक्विड फॉर्म में उसे सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे तो मर्करी इन सिल्वर। देन गैस इन सॉलिड की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन इन प्लेटियम। अब ये बात याद रखना कि सॉल्यूट कौन सा ले रहे हो और सॉल्वेंट कौन सा ले रहे हो, और सोल्यूशन और सॉल्वेंट की स्टेट सेम होगी। देन कम्स सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड में हमारे पास आ गया सॉल्ट इन वाटर, वेरी कॉमन एग्जांपल। देन लिक्विड इन लिक्विड अल्कोहल इन वाटर एंड गैस इन लिक्विड ऑक्सीजन इन वाटर। ये तो हमारे पास जो लिक्विड के एग्जांपल्स है बहुत आसान है, बहुत ईजिली याद रह जाती हैं। देन आ जाएगा सॉलिड इन गैस, इसमें हमारे पास एग्जांपल है स्मोक इन एयर, ठीक है। देन लिक्विड इन गैस, वाटर वेपर्स इन एयर, एंड देन गैस इन गैस, इसमें हमारे पास एयर की एग्जांपल आ जाती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं और कॉन्सेप्ट इससे हमारे बिल्ट होंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाउ सॉल्यूशंस आर फॉर्म, और सेकंड है डिसोल्यूशन वर्सेस रिएक्शन। पहले क्वेश्चन को अगर आप देखो ना कि सोल्यूशन बनते कैसे हैं, अब हमारे कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिजोल्व और सोल्यूशन बन गया, बात खत्म। नहीं, अब सोल्यूशन बेसिकली बनते क्या है, उसके पीछे की साइंस क्या है। अब फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि मैंने NaCl लिया और उसे वाटर में डिजोल्व कर दिया, सलाइन सोल्यूशन बन गया, ठीक है। अब NaCl और वाटर लिया, वाटर क्या है, पोलर इन नेचर होता है, जिसमें एक एंड हमने कहा स्लाइटली नेगेटिव होता है और एक एंड स्लाइटली पॉजिटिव होता है। नेगेटिव एंड कौन सा होता है, जिस पर ऑक्सीजन होगा, और पॉजिटिव जिस पे वाटर होता है, हाइड्रोजन होता है, सॉरी। देन NaCl लिया, NaCl को जब हम इसमें डिजोल्व करते हैं ना, अब NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों आइंस हैं। पॉजिटिव आइंस यानी कि जो केटाइंस हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ द वाटर, यानी और जो Cl नेगेटिव है जो कि अनाइन है वो मूव करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। अब इससे होगा क्या, इस अट्रैक्शन की वजह से जो सॉल्वेंट है ना वो आयन के इर्द गिर्द एक शेल बना लेगा जिसे हम कहते हैं सॉल्वेशन शेल, ठीक है। और ये क्यों करता है, ताकि वो उसे प्रोवाइड करे स्टेबिलिटी। अब ये होगा क्यों, अब अगर डायग्राम देखो ना तो डायग्राम में हमारे पास एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। एज्यूम कर लो कि पॉजिटिव वाला जो है वो हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, नेगेटिव वाला, ठीक है। अब इसके नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस वाटर के आ गए। अब ये होगा क्या कि अगर ये चार्जेस ना होते तो ये क्या होता है, डेफिनेटली आपस में अट्रैक्ट होकर फिर से सस्पेंड हो जाते हैं। तो हमारे पास सस्पेंशन का केस तो है ही नहीं, हम तो सोल्यूशंस पढ़े हैं। तो सोल्यूशन में होमोजीनियस तभी बनेगा ना कि जब ये एक दूसरे से अलहदा रहेंगे, दूर दूर रहेंगे और इजीली यूनिफॉर्मली डिजोल्व हो जाएंगे। और अगर ये स्टेबिलिटी मेंटेन ना करता, मतलब कि ये इसके इर्द गिर्द आयंस ना आते, तो ये क्या होता है, फिर से एग्रीगेट बन जाता और ये सस्पेंड हो जाते और सोल्यूशन का फिनोमेना ना कर होता। तो दैट इज़ हाउ द सोल्यूशंस आर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिसोल्यूशन वर्सेस रिएक्शन, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीकर है और उसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है। सॉल्ट क्या है, एज अ सॉल्यूट एक्ट करेगा, और वाटर क्या है, एज अ सॉल्वेंट। अब अगर ऐसा हो कि मैं उसे हीट करूँ और सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाए, सॉल्वेंट इवेपोरेट करके वाटर रिमूव हो गया, इवेपोरेट हो गया, और जो हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी कि सॉल्ट है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में रह जाए, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये एक डिसोल्यूशन रिएक्शन है। मतलब हमें जो रिवर्सिबल रिएक्शन आप कह सकते हो या सॉल्यूट हमें इन शॉर्ट बैक मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैंने उसे हीट भी किया, इवेपोरेट नहीं हो रहा, यानी कि समय सॉल्यूट एट द एंड नहीं मिलता, तो इसका मतलब है कि वो दोनों जो भी सब्सटेंसेस हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों रिएक्ट करके, यानी कि उनका रिएक्शन हो गया। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन एंड द रिएक्शन। और यहाँ पे हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, वो जो एग्जांपल्स पीछे दे रही थी, NaCl सोल्यूशन है, स्टार्च सोल्यूशन है, और ये हमारे पास सिरप है, यानी कि एक फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन है। नेक्स्ट वी हैव गैसेस इन सोल्यूशन, ठीक है। इस टॉपिक को आगे, इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं और इससे हम आगे रिलेट करेंगे एक इंपॉर्टेंट लॉ के साथ, ठीक है। इन दोनों बातों को गौर से सुनना। अब हमने कहा अगर तो हम क्या करें, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं ना तो उससे जो गैसेज हैं उनकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है।
अब अगर आप ये डायग्राम देखो तो एक पहला जो कंटेनर है, ठीक है, उसमें क्या है, गैसेस, उस पर प्रेशर अप्लाई नहीं हुआ हुआ, तो उसमें गैसेस के जो पार्टिकल्स वो इवनली मूव करें, ठीक है, वो हर डायरेक्शन में मूव करें रेंडमली। बट दूसरी डायग्राम में अगर आप देखो तो उस कंटेनर पे हमने कहा मैंने प्रेशर अप्लाई कर दिया। जब प्रेशर अप्लाई कर दिया तो पार्टिकल्स के पास डेफिनेटली सरफेस एरिया कम है, तो वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब होने लग जाएंगी, सॉलेबल होने लग जाएंगी, तो उनकी सॉलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर हम बात करें सॉलिड्स और लिक्विड के केसेस में, तो उसमें सॉलेबिलिटी का और प्रेशर का कोई ताल्लुक नहीं, मतलब प्रेशर अप्लाई करने से सॉलेबिलिटी चेंज नहीं होती। और अगर हम बात करते हैं ना टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर में केस ऑपोजिट है, मतलब अगर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो है वो टेम्परेचर की इंक्रीज़ करने से इफेक्ट नहीं होती, बट सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड वो इंक्रीज़ कर जाती है। ये साथ हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है जिससे हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉलिबिलिटी सॉलिड्स और लिक्विड की इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे सॉलिबिलिटी है, और डिफरेंट हमारे पास इसमें गैसेस ली गई हैं। तो इससे हमने कहा टेम्परेचर जिस तरह इंक्रीज़ हो रहा है, सॉलिबिलिटी भी उस तरह क्या करती जाएगी, उनकी इंक्रीज़ करती जाएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो नाउ कम्स हेनरीज लॉ, जो कि बात मैंने पीछे डिस्कस की थी कि एक आगे लॉ को डिस्कस करेंगे, वो यही लॉ है हेनरीज लॉ। इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय इंग्लिश केमिस्ट विलियम हेनरी इन द अर्ली 19th सेंचुरी। इस लॉ के अकॉर्डिंगली इसकी अगर स्टेटमेंट देखो ना, उन्होंने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, क्योंकि हम डिस्कस करें गैसेस इन सोल्यूशन को, तो क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर का तो इफेक्ट है नहीं गैस में, मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो गैसेस की सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ नहीं कर रही होती। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सॉलिबिलिटी है गैस की इन अ लिक्विड, वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड। पार्शियल प्रेशर मतलब वो गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करी ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, दैट इज़ द पार्शियल प्रेशर। और मैथमेटिकली हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं C इज इक्वल्स टू K इंटू P। C हमारे पास बेसिकली क्या सॉलिबिलिटी है उस गैस की, K क्या है, हेनरीज लॉ, मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट है फॉर गैस इन दैट सॉल्वेंट, एंड P इज बेसिकली द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस विच इज़ अबव द लिक्विड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कंसनट्रेशन एक्सप्रेशन। यहाँ से बेसिकली हमारा मेन जो है टॉपिक लेक्चर स्टार्ट होगा। कंसनट्रेशन एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली यूज टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज़ डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। मतलब हमने जब अमाउंट सॉल्यूट की स्पेसिफाई कर दी, मतलब हमने उसे कैलकुलेट करना है, उसे रिप्रेजेंट करना है, उसकी कंसनट्रेशन को चेक करना है, तो हम कंसनट्रेशन एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास 5 मेन कंसनट्रेशन एक्सप्रेशन है विच इंक्लूड्स द मास परसेंट, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी एंड द मोल फ्रैक्शन। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास आ गया मास परसेंट क्या परसेंटेज एक्सप्रेशन भी कह सकते हो। इट इज़ बेसिकली एन एक्सप्रेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन। ये एक हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन है। अगर आप इसके फॉर्मूला को देखो ना, बेसिकली मास परसेंट ऑफ ए इक्वल्स मास ऑफ द ए इन द सोल्यूशन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब ए जो हम ले रहे हैं वो सॉल्यूट है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए कहने का मतलब है क्या, और भी हो सकता है, BCD भी हो सकता है, ठीक है। तो मास ऑफ ए मास परसेंट के लिए हमने मास ऑफ ए लिया, डिवाइड बाय टोटल मास कर दिया सोल्यूशन का इनटू 100। अब इन सब में एक जो कॉमन बात है वो ये है कि इन सब के डिनोमिनेटर में हमारे पास सोल्यूशन ही आएगा। बस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे सोल्यूशन नहीं बल्कि सॉल्वेंट है, वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन परसेंटेज कंसनट्रेशन है, तो उसमें हमारे पास मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन आ जाते हैं। मास परसेंट की बात करें तो सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम परसेंट है तो ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मास वॉल्यूम है तो ऊपर मास नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, वही सेम बात है। देन पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, ये बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी डाइल्यूशन, इसमें सोल्यूशन में डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूट्स की अमाउंट जब बहुत कम होती है, वहाँ पे हम पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन को यूज़ करते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻⁶, मतलब पार्ट्स पर बिलियन। जब हमने ऊपर परसेंट यूज़ किया ना तो सेंट होता है 100 के लिए परसेंट, अब पर बिलियन है या पर मिलियन है, तो मिलियन के लिए 10⁻⁶ आ जाएगा, बिलियन के लिए 10⁻⁹ आ जाएगा, बाकी फार्मूला वही देगा। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मोलैरिटी। मोलैरिटी के हमारे पास जो फार्मूला दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सेम वही बात आगे जो हमने मोलैरिटी पढ़ना उसको से कंपेयर करके बताऊंगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, मोल्स को कैसे फाइंड करते हैं, मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वो निकालेंगे और सिंपल पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू डिजॉल्व 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो मोलैरिटी क्या होगी, 0.5 मोल्स डिवाइड बाय 1 लीटर, दैट इज 0.5 मोलर। दैट्स इट। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, मोलैरिटी में बस एक डिफरेंस है जो मैं स्टार्टिंग में मैंने बताया था, अभी मास परसेंट के स्टार्टिंग में बताया था ना, कि एक ऐसा है जिसके डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट है, तो वो ये क्वांटिटी है जिसके हमारे पास डिनोमिनेटर वाहिद एक क्वांटिटी है जिसके डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट है, बाकी सब में सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, पीछे मोलैरिटी में हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, ये डिफरेंस है, बाकी वही सेम चीज़ रहेगी। एग्जाम्पल हमारे पास है, इफ़ यू डिजॉल्व 0.5 मोल्स
moles of potassium chloride in 500 grams of water, the molarity of the solution is simple as the formula 0.5 divided by 0.5 grams kilograms कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 mole per kg. And this means that the resulting solution has a concentration of 1 mole of KCl per kilogram of water and it is referred to as 1 mole per kg potassium chloride solution or simply 1 molar KCl solution. इसे molar नहीं कहना, molar कहना, MOLAL. Here comes a new term, normality, which actually expresses the number of gram equivalent of solute dissolved per liter of solution. अब यहाँ पे एक important term क्या है, equivalent of solute. equivalent क्या होता है, equivalent को निकालने का फॉर्मूला होता है mass per molar mass into valency factor. ठीक है, valency factor क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ के लिए डिफरेंट वैलेंसी फैक्टर है. जिस तरह अगर एसिड हमने यूज़ किया है, मतलब एसिड है उसमें हमने कहा नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल. ठीक है, मतलब H पॉजिटिव. फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है ना, H पॉजिटिव एक ही है, तो इसका मतलब है इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है, एक है. अगर मैं बेसिस की बात करूँ, एन नंबर ऑफ OH नेगेटिव उसमें आ जाएंगे. इसमें हमारे पास एग्जांपल आ गई NaOH, OH नेगेटिव एक ही है, तो इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर एक है. अब आगे आ गया सॉल्ट्स हम बेसिकली करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस को. ठीक है, अगर हमारे पास आ जाए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो अब इसमें या सारे पॉजिटिव को या सारे नेगेटिव को लो, तो दोनों एक एक ही हैं, तो इसमें भी हमारे पास वैलेंसी फैक्टर एक है. आयंस की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाएगा Fe+2 जिस तरह है, तो Fe+2 में ऊपर चार्ज क्या है, +2 है, तो इसका मतलब है इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा. और अगर हम बात करें रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा स्पीशी या फिर लूज़ करेगा, वो हमारे पास उसका वैलेंसी फैक्टर होगा. जिस तरह हमने कहा KMnO4, उसे मैंने एक एसिडिक मीडियम में डाल दिया. ठीक है, एसिडिक मीडियम में डालने के बाद क्या होगा, KMnO4 था वो Mn+2 और बाकी स्पीशी में हो जाएगा चेंज. अब Mn जो है उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी +7 से +2 में. तो यहाँ पे हमने कहा उसने जो इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंस है वो कितना आया, 5 का आया, तो इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर हुआ 5. नाउ कम्स मोल फ्रैक्शन. इसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो फॉर्मूला देखो, मोल्स ऑफ कंपोनेंट मतलब मोल्स ऑफ ए यानी कि सॉल्यूट की बात हो रही है, उसके मोल्स निकाल लेने हैं, बताया मास पर मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन द मिक्सचर, मतलब टोटल मोल्स इन द सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं, उन दोनों के टोटल मोल्स को ऐड करके डिवाइड करना है. और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द 1. Now comes the second last topic, that is colligative properties. Colligative properties are basically the physical properties of a solution that depend solely on the number of solute particles in the solution regardless of the nature of the solute itself. मतलब ये कि basically हम इसे आसान वर्ड्स में कह सकते हैं कि that these are the properties of a liquid that change when a solute is added. हमने जब solute ऐड किया तो जो liquid है उसकी properties change होती हैं और हम कहते हैं colligative properties, और वो किस पे सब डिपेंड करते हैं, number of solute particles पे. और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो सॉल्यूट जो कि इवेपोरेट नहीं करते, वेपोराइज नहीं करते. ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एंड डज नॉट अंडरगो केमिकल रिएक्शन विद द सॉल्वेंट. अब इसमें बेसिकली 4 मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं विच आर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. अब हम इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. Moving on to the next slide, we have a table of comparison between solution, colloid and suspension. अब यहाँ पे टेबल मैंने मेंशन इसलिए किया है क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में जिसमें colloid, suspension, इमल्जन वगैरह को हम मतलब स्टडी करेंगे, तो उसमें क्या है कि उसके लिए हमें अभी से हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सोल्यूशन क्या होता है और वो इनसे डिफरेंट कैसे हैं. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है सोल्यूशन होता है होमोजीनियस इन नेचर, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. और क्लोइड और जो सस्पेंशन होता है वो हेट्रोजीनियस होते हैं. हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते. इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई सब्सटेंस सस्पेंड कर जाएंगे, वो देखेंगे किस केस में सस्पेंड करता है किस में नहीं करता. फिर हमारे पास अगर इसका एक डिफरेंस ये भी है कि अगर कोलॉइड की बात करते हो ना, तो कोलॉइड हमारे पास ऐसी सब्सटेंस है जो सोल्यूशन और सस्पेंशन के कहीं दरमियान में एग्जिस्ट करती है. ठीक है, वो आगे एग्जांपल से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा. नेक्स्ट डिफरेंस है द पार्टिकल्स आर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. मतलब सोल्यूशन के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो हम मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट यूज़ करें, वो क्या होंगे, आयंस होंगे और होंगे मॉलिक्यूल्स. कोलॉइड के केस में वो क्या होंगे, दे वुड बी द लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मैक्रो मॉलिक्यूल या फिर एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम. एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि डिफरेंट लाइक एटम्स या मॉलिक्यूल वो मिले, ठीक है, जॉइन हो और जॉइन के मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक ही बात है. और सस्पेंशन के केस में ये पार्टिकल्स वही सेम एग्रीगेट हो सकते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स का. देन पार्टिकल साइज़ इसमें सोल्यूशन में रेंज करता है 0.01 to 1 नैनोमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है और हम उसे नेकेड आई से और इवन माइक्रोस्कोप जो होता है, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो नॉर्मल होता है, उनसे भी नहीं देख सकते.
और अगर हम कोलाइड की बात करें तो इसमें पार्टिकल साइज जो है इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 1000 नैनोमीटर, और सस्पेंशन में इट इज़ मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो इससे हमें पता चल गया कि कोलाइड इन दोनों के दरमियान में लाई करता है। देन सोल्यूशन में पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन नहीं होते। होमोजेनियस मिक्सचर बनता ही तब है जब सेटल डाउन नहीं होंगे, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोलाइड में भी पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, बट सस्पेंशन के केस में पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। जिस तरह सॉल्ट को मैंने सॉल्ट कह रही हूँ, सैंड को मैंने वाटर में ऐड किया तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, नीचे में नजर आएंगे सेटल हुए हुए, तो वो सस्पेंशन की एक एग्जांपल है। देन पार्टिकल्स रेडिली पास टू द पार्चमेंट पेपर। अब पार्चमेंट पेपर क्या होता है, बेसिकली एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जिस तरह अगर आप घर में हम जब चाय बनाते हैं तो हम उसके लिए स्ट्रेनर यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें से चाय जो है वो नीचे पास कर जाती है और जो उसकी टीली यानी कि पत्ती होती है वो ऊपर ठहर जाती है। तो वो क्या है, एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट करती है, कुछ चीज़ों को पास करेगी कुछ को नहीं करेगी। तो पार्चमेंट पेपर भी ऐसे ही काम करता है। सोल्यूशन तो उससे डेफिनेटली रेडी, क्योंकि बहुत छोटे हैं तो रेडिली पास कर जाएंगे। कोलाइड थोड़े स्लोली पास करेंगे और सस्पेंशन तो वो ऊपर रह जाएंगे, ठीक है। अगर हमने सोल्यूशन की बात की, इसमें एग्जांपल आ गई NaCl इन वाटर, जो कि मैं काफ़ी देर से दी जा रही हूँ। और कोलॉइड में हमारे पास सोल्यूशन है स्टार्च का, ये हम कोलॉइड के चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड देन इन सस्पेंशन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन और इमल्शंस आ गई, जो कि हम आगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो भाई लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या था, अब इसमें दो कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट क्या वोलेटाइल है, ठीक है। सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है, वो तो इवेपोरेट हो सकता है। अब उसमें हमने सॉल्यूट ऐड किया जो कि नॉन वोलेटाइल है, उसने इवेपोरेट नहीं होना। जब उसे ऐड करेंगे ना तो वो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट के साथ जाके इंटरफेयर करेंगे और हिंड्रेंस क्रिएट कर देंगे। सिंपल सी बात है, जब वो हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे जाहिर सी बात है वो अब इवेपोरेट नहीं होने देंगे। जब इवेपोरेट नहीं होने देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसका वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा। और अगर दूसरा केस हमारे पास लिया हमने कि अगर नॉन वोलेटाइल और इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है, सॉल्यूट। अब पहले केस में था नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट था। अगर हमने कहा कि अब नॉन वोलेटाइल और इलेक्ट्रोलाइट है, उसे डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर और भी ज़्यादा एबनॉर्मली लोअर हो जाएगा। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है, अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। जब वो डिसोसिएट होंगे यानी कि आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली अमाउंट ज़्यादा हो रही है हिंड्रेंस क्रिएट करने वालों की। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या था कि नॉन वोलेटाइल था और इलेक्ट्रोलाइट था, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट नहीं था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। और इस कंडीशन में सेकंड कंडीशन में हमारे पास सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल भी है और इलेक्ट्रोलाइट भी है, यानी कि उसने डिसोसिएट भी होना है। तो जब डिसोसिएट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होगा, तो हिंड्रेंस क्रिएट करने वाले सोल्यूशन के लिए ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रेशर जो वेपर प्रेशर है वो एबनॉर्मली लो हो जाएगा, ठीक होगी बात। देन हमारे पास आ जाता है, अब आगे हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जिसको पिछला टॉपिक समझ आ गया ना वेपर प्रेशर वाला, उसके लिए आगे वाले टॉपिक्स आसान है। हमारे पास एक रिलेशन है कि लोअरिंग द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड हायर विल बी इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इस बात को एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, हमने कहा सॉल्वेंट था, सॉल्यूट उसमें ऐड कर दिया। सॉल्यूट हमने लिया था नॉन वोलेटाइल और इलेक्ट्रोलाइट लिया, और एक कंडीशन में नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया। वो दोनों कंडीशन को देखते हैं। पहले हमने ले लिया, चलो इलेक्ट्रोलाइट ले लिया फॉर एग्जांपल भी। अब जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड हुआ, उसने हमने कहा हिंड्रेंस क्रिएट की। सॉल्यूट अब सॉल्वेंट अब वेपोरेट नहीं हो सकता है उस तरीके से, वेपर प्रेशर लो हो गया। जब वेपर प्रेशर उसका लो हो गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, मतलब उसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए बॉईल करने के लिए। मतलब अगर मेरे पास एक लिक्विड है जो बॉईल होता है 50 डिग्री सेल्सियस पे, एक होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो भाई पहले 50 आएगा, 50 से पास हो गया 100 तक जाना है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब उसे ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है बॉईल होने में, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। अच्छा, अब आगे हमारे पास आ जाता है दूसरा केस। उसमें भी यही है, हमने कहा था कि नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएट हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे आयंस, तो जाहिर सी बात है अब हिंड्रेंस क्रिएट करने वाले ज़्यादा हैं। जब हिंड्रेंस क्रिएट करने वाले ज़्यादा हैं तो उसका मतलब है वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, वेपर प्रेशर एबनॉर्मली ज़्यादा लो हो जाएगा। जब वो लो हो गया तो उसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा हाई हो जाएगा। अब अगर आप इस डायग्राम को देखो, इस ग्राफ को देखो, तो इस ग्राफ में हमारे पास दो आर्क नज़र आ रही हैं, एक सॉल्वेंट की और दूसरी सोल्यूशन की, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन इज़ हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। सिंपल सी बात है, ये ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है। देखो, एक तरफ हमने रखा सॉल्वेंट, एक तरफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में तो सॉल्यूट भी है जिसने हिंड्रेंस क्रिएट करनी है, जिसने वेपर प्रेशर को लो करना है, जिसने बॉइलिंग पॉइंट को राइज करना है। तो जाहिर है कि सॉल्वेंट जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज़ कम्पेयर टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। दैट्स इट। नाउ वी आर गोना डिस्कस डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक होगी बात। अच्छा, जो पॉइंट्स बता रही हूँ वर्बली उन्हें नोट डाउन करते जाना, ठीक है। सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि जो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का वो क्या होता है, यानी कि प्योर लिक्विड्स की बात हो रही है। इट इज़ डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म द सॉल्वेंट दे को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम एट फिक्स्ड एक्सटर्नल प्रेशर। प्रेशर हमारे पास फिक्स है 1 atm यानी कि 760 मिलीमीटर ऑफ Hg की बात होगी। और हमने कहा वो टेम्परेचर जिस पे जो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं ना
उसकी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म दोनों क्या होंगी, हमारे पास इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगी। और अगर ऐसा, और जाहिर सी बात है उनका वेपर प्रेशर सेम होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो उस कंडीशन में जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है वो किस में चेंज हो जाएगी, जिसका वेपर प्रेशर कम है। मतलब एक सॉलिड है और एक लिक्विड फॉर्म है, सॉलिड वाले का वेपर प्रेशर कम था, सॉरी ज़्यादा था मिसाल के तौर पर, और लिक्विड वाले का कम था, तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक होगी बात। अब जिसने पिछले कॉन्सेप्ट समझे उसके लिए आसान है, सिंपल था भाई, सॉल्यूट को सॉलेंट में ऐड करो, हिंड्रेंस क्रिएट हो गई, वेपर प्रेशर कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक होगी बात। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हिंड्रेंस क्रिएट होगी क्रिस्टल लैटिस बनने में। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस क्रिएट होने में हिंड्रेंस जब होगी तो फ्रीज नहीं हो पाएगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। Here we have a graph representing temperature and pressure on x and y x and y axis, और इसमें हमारे पास दो आर्क्स दिखाई दे रही हैं, एक है सोल्यूशन और एक है लिक्विड सॉल्वेंट। So here we have the last point of colligative properties, that is osmotic pressure. Osmotic pressure basically क्या होता है, it is a spontaneous movement of water across a semi-permeable membrane from an area of low solute concentration to the area of high solute concentration. इसको एक्सप्लेन करने के लिए सामने डायग्राम उसे देखो। एक साइड पे हमारे पास एक जो यू ट्यूब बनी हुई है, ठीक है, यू ट्यूब मतलब यू शेप्ड ट्यूब बनी हुई है, इसमें एक साइड पे क्या है, प्योर सॉल्वेंट, और एक तरफ सोल्यूशन है। अब ये हमारे पास दरमियान में क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अगर अगली डायग्राम में देखो तो आप देखिए सॉल्वेंट किसकी तरफ मूव कर रहा है, सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है, उसकी रीज़न ये है कि सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, तो और प्योर सॉल्वेंट में जाहिर सी बात सोल्यूट की कंसंट्रेशन नहीं है, आपको कम है, तो अब उसने किस तरफ मूव करना है, जाहिर सी बात है प्योर सॉल्वेंट ने फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव, सॉरी लोअर टू हायर कंसंट्रेशन मूव करना होता है। जब इसने लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो प्रेशर लग रहा है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक होगी बात, सिंपल था। Finally, we have the last topic, that is Raoult's law. It is actually named after a French chemist, Francis Marie Raoult, who formulated it in the mid 19th century. अब इसने जो लॉ स्टेट किया उसे और जो नीचे फॉर्मूला है उन दोनों को साथ साथ कंपैरिजन करके देखना। ठीक है, Raoult's law states that the partial pressure of a component in an ideal solution, पहली बात आइडियल सोल्यूशन के लिए काम करेगा, क्योंकि आइडियल सोल्यूशन में जनरली इन नेचर असल में नहीं एग्जिस्ट करते। ठीक है, पार्शियल प्रेशर आ गया कंपोनेंट का। अब कंपोनेंट का मतलब यहाँ सॉल्यूट की बात हो रही है। ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे पी ए इक्वल्स टू एक्स है, एक्स से क्या मोल फ्रैक्शन आ गया, और उसके अलावा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, यानी कि पी नॉट ए की बात हो रही है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट कौन है, सॉल्वेंट है। मैथमेटिकली इसे ऐसे लिख लेंगे, और बी कंपोनेंट के लिए भी हमने फॉर्मूला वही सेम आ जाएगा, खाली बी आ जाएगा। की पॉइंट्स इसका क्या है, पहला है आइडियल सोल्यूशंस। सो मैंने अभी बात बताई आइडियल सोल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारी ये एजम्पशन होती है कि उनका जो इंटरेक्शन है सॉल्यूट सॉल्वेंट का तकरीबन सेम होता है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूशंस हैं वो इसे क्या उसके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि वो हमारे पास कंट्रीब्यूट जो है नहीं करते वेपर प्रेशर में। तो जब वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करते तो तभी तो क्या नाम है, इंटरेक्शन और कंसिडरेशन सेम रहेगी। देन पार्शियल वेपर प्रेशर। अब पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, ईच कंपोनेंट सोल्यूशन इज द प्रेशर दैट कंपोनेंट वुड एक्सर्ट इफ, अगर ये बात मैंने स्टार्टिंग में पहले एक्सप्लेन की थी गैसेस वाले में, गैसेस इन सोल्यूशन में, कि गैस जो है वो एक्सर्ट कर रही होती है प्रेशर, इंडिविजुअली एक्सर्ट कर रही होती है ऑन द सरफेस, दैट इज द पार्शियल प्रेशर। और टोटल वेपर प्रेशर क्या है कि जो इंडिविजुअल गैस है उन सबके पार्शियल प्रेशर को क्या किया जाए, कंबाइन किया जाए, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल वेपर प्रेशर। और एट द एंड वी हैव अ ग्राफ। ये ग्राफ राउल्ट्स लॉ के लिए हम यूज़ करते हैं कि इसके एक्स एक्सिस पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन है और वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर, और उसके अकॉर्डिंगली ये ग्राफ प्लॉट हुआ है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। If you enjoyed this video, then don't forget to hit the like button and share it with other people who might find it valuable. If you have any questions or want to suggest the future topics, then please leave a comment below. Till then, keep learning, keep exploring, and keep making a positive impact. Thank you and see you next time.